बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 3 में आपका हार्दिक स्वागत है। इसके पाठ्यक्रम के बारे में हमने वीडियो बनाई थी, वो ग्रुप पर भेजी थी। उसके उपरांत इसमें जो 2 पुस्तकें लगी हैं उनमें से पहली पुस्तक कथा यात्रा, इस पुस्तक पर हमने एक वीडियो उसकी भूमिका के बारे में भी बताई थी। अगर वह वीडियो आपने ठीक ढंग से देखी होगी तो आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी वो वीडियो 2-3 बार देखने के उपरांत भी आपकी समझ में पूरी तरह से ये कथा यात्रा की भूमिका समझ में आएगी। फिर भी आज हम आपको उसको वक्तव्य के माध्यम से आपके सम्मुख रख रहे हैं। ध्यान रहे, कथा यात्रा यह जो पुस्तक है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के हिंदी अध्ययन मंडल के द्वारा बनाई गई है। इसके संपादक हैं, इस पुस्तक के संपादक हैं डॉक्टर माधव सोनटक्के, जो प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद से थे, जो अभी रिटायर हो चुके हैं। ये पुस्तक वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हो चुकी है। इसके संपादक मंडल में डॉक्टर सुकुमार भंडारे, ये गुजर गए कुछ दिन पहले। उसके उपरांत डॉक्टर गोपाल भोसले, डॉक्टर बड़ीराम धापसे, डॉक्टर अशोक मरडे, डॉक्टर सुभाष पवार, डॉक्टर सैयद शौकत अली, डॉक्टर आसाराम बेवले, डॉक्टर वीना दाढ़े, डॉक्टर माधव पंडित और डॉक्टर नारायण वाकड़े, इन लोगों ने इसकी संपादन मंडल में कार्य किया हुआ है। मुख्य संपादक डॉक्टर माधव सोनटक्के हैं। वाणी प्रकाशन दिल्ली से ये पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। अब ध्यान दीजिए, जब भी हम कहानियों का अध्ययन करते हैं तो कहानियों के अध्ययन में हिंदी कहानी का इतिहास भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए इस पुस्तक की भूमिका में, जैसे मैंने एक अच्छा वीडियो बनाया था जिसको लगभग 100 लाइक आए हुए हैं, यानी 100 लोगों ने वो देखा हुआ है, 5-6 लाइक उसे मिले हैं और बहुत ही ट्रेंड कर रही है वो वीडियो। आप भी उसे देख सकते हैं और छात्रों को भी पहुंचा सकते हैं। अब देखिए कि इस भूमिका में इस संपादक मंडल के प्रमुख यानी मुख्य संपादक डॉक्टर माधव सोनटक्के क्या कहते हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो वीडियो आपको बार बार देखनी चाहिए। अगर समझ में नहीं आया तो आज की तासिका में उसकी बात हम करेंगे। कहा जाता है कि कहानी मनुष्य की आदिम अवस्था से संबद्ध है। मतलब जब मनुष्य निर्माण हुआ, एकदम पूर्व काल, एकदम प्राचीनतम काल, जिसको आदिम अवस्था कहते हैं, उससे कहानी का संबंध है। यह तब उत्पन्न हुई जब मनुष्य ने पढ़ना भी नहीं सीखा था और साहित्य के मूल रूप उत्पन्न हो रहे थे। मतलब अत्यंत पुरातन काल में, जहाँ किसी भी प्रकार की पढ़ाई का कोई निशान नहीं था, जहाँ साहित्य की जो मौखिक विधाएं थी वो निर्माण हो रही थी। कहानी हमारी आदिम प्रवृत्तियों को अपील करती है। मतलब कहानी जो अत्यंत प्राचीन रूप है, साहित्य का अत्यंत प्राचीन विधा है, वह हमारी जो प्राचीन आदिम प्रवृत्तियां रही उसको अपील करती हैं। इसीलिए प्रत्येक मानव जाति का कथा साहित्य लिखित अलिखित रूप में उसकी सभ्यता के आदिम चरण से ही मिलता है। मतलब जब सभ्यता शुरू हुई, चाहे वो भारत की सभ्यता हो या चाहे किसी अन्य भी देश की सभ्यता हो, या प्राचीन सभ्यताएं जिसको हम ग्रीक सभ्यता, इजिप्शियन सभ्यता, चीनी सभ्यता, जो अत्यंत प्राचीन सभ्यताएं दुनिया में मानी जाती हैं, उन सब की प्रत्येक जाति में मनुष्य की कथा साहित्य मौखिक, या जिसको हम अलिखित कहते हैं, और लिखित रूप में उस सभ्यता के एकदम शुरुआती चरण में, आदिम चरण में हमें मिलती है। मौखिक परंपरा के साथ ही लिखित रूप में भी कथा साहित्य की दीर्घ विविधतापूर्ण एवं संपन्न परंपरा भारतवर्ष में भी देखी जा सकती है। भारतवर्ष अत्यंत प्राचीन सभ्यता का देश है।
वेदों में इसे कहा गया है प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, ये विश्व की सबसे प्राचीन और प्रथम संस्कृति है। तो देखिए कि यहाँ जो अत्यंत प्राचीन संस्कृति जिस पर हमें नाज है, हमें अभिमान है, स्वाभिमान है, ऐसी जो हमारी परंपरा है, संस्कृति है, उसमें भी कथा के लिखित और मौखिक दोनों स्वरूप अत्यंत प्राचीन काल से मिलते हैं। छोटी छोटी कहानियों से देखिए, लघु कहानियों से बृहदाकार कहानियों तक, मतलब छोटी कहानियों से बड़ी कहानियों तक, सरलतम से गहनतम तक, अत्यंत सरल छोटी छोटी कहानियाँ और उससे अत्यंत गहन विचार करने वाली कहानियों तक, पशु पक्षियों से अदृश्य परियों, भूत प्रेतों तक की कहानियाँ, मनुष्य जीवन के आत्मिक आध्यात्मिक कहानियाँ, पारलौकिक जीवन से लौकिक जीवन तक को चित्रित करने वाली ये जो कहानियाँ हैं, इनकी परंपरा हमें बहुत पहले से विद्यमान है, अत्यंत प्राचीन काल से भारत में विद्यमान है। ऋग्वेद, इतिहास, पुराण, रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, वेताल पंचविशी से हिंदी में वेताल पंचविशी कहा जाता है, जातक कथाएं आदि अनेक प्राचीन ग्रंथों में हजारों कहानियां मौजूद हैं। ये कहानियां मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा और उपदेश के स्तर पर भी के सघन स्वर के लिए भी लिए हुए हैं। मतलब देखिए, केवल मनोरंजन नहीं करती, अपितु यह हमें शिक्षा भी देती हैं, उपदेश भी देती हैं, तात्पर्य भी समझाती हैं। इन कहानियों में काल्पनिक, दैवी या चमत्कारिक कथानक या घटनाएं होती हैं। ये जो कहानियां प्राचीन काल से हम पढ़ते आ रहे हैं, इन कहानियों में एक तो कल्पना है, काल्पनिक है, तथ्याश्रित कहानियां नहीं है, कुछ दैवीय चमत्कार भी होती हैं उसमें। ये सारी युक्त कथाएं, कथानक या घटनाएं हमारे सामने कहानियां प्रस्तुत करती हैं। उसके उपरांत हम देखते हैं कि हिंदी में आधुनिक काल में कहानी नाम का जो गद्य रूप विकसित हुआ, हिंदी में कहानी नाम का जो गद्य रूप विकसित हुआ, वह इसी परंपरा का स्वाभाविक विकास या पश्चिम के प्रभाव से उत्पन्न एक नितांत नवीन गद्य रूप है, ये कहना अत्यंत विवादास्पद प्रश्न है। मतलब जो हमारी संस्कृत की कहानियों की परंपरा है, जो अत्यंत प्राचीन काल से है, उसका आज की कहानी उसका विकसित रूप है, या फिर अंग्रेजों के साथ जो पाश्चात्य कहानियां आई गद्य रूप में, वो कहानी उसका विकसित रूप है, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, विवाद इस पर हो सकता है। लेकिन यह भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि हिंदी की आरंभिक कहानियां मुख्यतः दो स्रोतों से आई हैं। उसके दो मूल स्रोत हैं। पहला जो है, प्रथम संस्कृत कथा या लोक प्रचलित मौखिक कथाओं का स्रोत, जो संस्कृत कथाएं हमें हजारों वर्षों से हमारे पास थी, वह एक स्रोत हो सकता है, जिसमें लोक कथाएं भी शामिल हैं, मौखिक लोक कथाएं भी शामिल है, वो भी हो सकता है। और फिर दूसरा जो स्रोत था, वो था उर्दू फारसी की कहानियां, जो मुसलमानों ने, मुगलों ने हम पर अनेक वर्षों तक राज किया, तो उनके दरबार में जो कहानियां रची गई, बताई गई, वो कुछ कहानियां भी हमारे सामने प्रस्तुत। हाँ मोटे, आवाज बंद करो और वीडियो बंद करो। तो देखिए कि हमारे सामने ये दो स्रोत होते हैं हिंदी कहानी के। एक है संस्कृत का और लोक कथा का स्रोत, और दूसरा अरबी, फारसी और उर्दू कहानियों का स्रोत। जो देखिए कि संस्कृत किसी ज़माने में राजभाषा थी, वो साहित्य की भाषा थी, तो उसका परिणाम भी हमारे सामने है। और दूसरा कि अनेक वर्षों तक हम मुगलों की गुलामी में रहे, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर छोटे छोटे सुल्तानों की, अलग अलग पठानों, अफगानों इत्यादियों की गुलामी में रहे। तो उनके दरबार में जो कहानियां रची जा रही थी, पढ़ाई जा रही थी, उनके बच्चों को शिक्षा के द्वारा आई जाती, वो भी अरबी, फारसी, उर्दू की कहानियां भी एक स्रोत हमारा प्रथम रही। लेकिन अंग्रेजों ने भी इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। अंग्रेजी कहानी, जो आधुनिक कहानी का रूप है, वो अंग्रेजी कहानी पर आधारित है, वो भी हमारे सामने हमें प्रस्तुत मिलता है। तो पश्चिम के प्रभाव ने, मतलब पाश्चात्य प्रभाव ने, इंग्लैंड के प्रभाव ने, अंग्रेजी के प्रभाव ने इन दोनों स्रोतों को पर्याप्त प्रभावित किया, और हिंदी के आज की कहानियों का रूप एक अलग हमारे सामने प्रस्तुत होता है। अब देखिए, ये जो थोड़ा सा प्रस्तावना रही, तो हमारे मन में यह प्रश्न निर्माण होता है कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, हिंदी की आधुनिक गद्यमयी पहली कहानी कौन सी है। और इस पर भी बहुत बड़ा विवाद हुआ, बहुत विद्वानों में बहुत घनघोर मतभेद हुए।
क्योंकि देखिए कि हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने वाले जो लोग हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले जो लोग हैं, हमारे यहाँ कुछ कारणों से कुछ जातियों को पढ़ने दिया जा रहा था, कुछ जातियों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा था। तो जो लोग मुस्लिमों के माध्यम से आए, क्रिश्चियनों के माध्यम से आए, उन्होंने जाने अनजाने हमारी शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित किया है। और देखिए कि हमारा हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास एक फ्रेंच व्यक्ति ने लिखा है। हिंदी का व्याकरण एक डच व्यक्ति ने लिखा हुआ है पहला। तो इस प्रकार से हो सकता है कि हिंदी की पहली कहानी भी किसी अन्य व्यक्ति ने लिखी हो। इसमें बहुत सारा वाद विवाद है। इनमें जो कुछ कहानियों के नाम आते हैं, मतलब देखिए कि 20वीं शताब्दी का प्रथम दशक जो 1900 से लेकर के 1910 का कालावधि है, इसमें बहुत सी कहानियां रची गई, जिन कहानियों में से कुछ कहानियों को हिंदी की प्रथम कहानी मानने का श्रेय दिया जाता है। लेकिन उससे पूर्व भी कुछ प्रयास हुए थे, जैसे इंशाल्लाह माशाल्लाह खान की रानी केतकी की कहानी, ये जो 1890 के आसपास लिखी गई थी, उसको पहली कहानी कुछ कुछ लोग मानते हैं। कुछ लोग किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती जो 1900 में लिखी गई थी, उसको हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। कुछ लोग माधव प्रसाद मिश्र कृत मन की चंचलता जो 1900 में लिखी गई थी, उसको हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। माधवराव सप्रे लिखित एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में लिखी गई कहानी है, इसको भी कुछ लोग आलोचक हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा है कि मास्टर भगवान दीन लिखित प्लेग की चुड़ैल 1902 में लिखी गई कहानी, ये हिंदी की पहली कहानी है। कुछ लोग ये मानते हैं कि 1903 में लिखी गई आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई 11 वर्ष का समय, ये हिंदी की पहली कहानी है। उसके उपरांत 1907 में एक बंगाली महिला जिसने उपनाम लिया था बंग महिला, जिसका मूल नाम था राजेंद्र बाला घोष, उसने लिखी हुई दुलई वाली, ये हिंदी की पहली कहानी मानते हैं कुछ लोग। कुछ लोग 1909 में लिखी गई वृंदावन लाल वर्मा ने लिखी हुई राखीबंद, इस कहानी को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। तो कुछ लोग जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ग्राम, ये जो 1911 में लिखी गई, उसको पहली कहानी मानते हैं। मतलब काफी वाद विवाद है। और इन कहानियों की, चाहे वो रानी केतकी की कहानी हो, चाहे उसके उपरांत जिसका हमने उल्लेख किया वह इंदुमती हो, चाहे मन की चंचलता हो, चाहे टोकरी भर मिट्टी हो, चाहे प्लेग की चुड़ैल जैसी कहानी हो, 11 वर्ष का समय हो, दुलई वाली कहानी हो, राखी बंद हो, या ग्राम कहानी हो, इस पर पर्याप्त वाद विवाद हो चुका है। लेकिन एक हिंदी के बहुत बड़े अनुसंधानकर्ता, बहुत बड़े संशोधक देवी प्रसाद वर्मा जी ने माधवराव सप्रे, जो एक मराठी व्यक्ति थे, पंडित माधवराव सप्रे जी की जो कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, इसको हिंदी की पहली कहानी माना है, सिद्ध किया है, प्रमाण दिए हैं, इसके तर्क भी दिए हैं, साबित किया है। इतना ही नहीं, डॉक्टर खगेंद्र ठाकुर ने भी वर्मा जी के कहने का समर्थन किया है, उसको और पुख्ता बनाया है उस दावे को। अधिकांश विद्वानों ने यह स्वीकार किया हुआ है कि हिंदी की पहली कहानी के रूप में एक मराठी व्यक्ति द्वारा रचित एक टोकरी भर मिट्टी, बहुत छोटी सी कहानी जो आपके पाठ्यक्रम में भी है, जो आपको पढ़नी भी है, वह हिंदी की पहली कहानी है, ऐसा अनेक विद्वानों ने स्वीकार किया था। परंतु डॉक्टर अजय तिवारी नामक एक अन्य संशोधनकर्ता ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि एक ईसाई पादरी, जिसको हम फादर कहते हैं, ईसाई धर्मगुरु रेवरेंड जे न्यूटन की एक कहानी है जमींदार का दृष्टांत, जो 1871 में लिखी गई, मतलब लगभग 3 दशक पूर्व, यानी एक टोकरी भर मिट्टी कहानी से लगभग 3 दशक पूर्व जो कहानी लिखी गई, उसको हिंदी की पहली कहानी माना है, जो भी आपके पाठ्यक्रम में पहले क्रमांक पर शामिल है। रेवरेंड जे न्यूटन की कहानी का नाम है जमींदार का दृष्टांत, जो 1871 में लिखी गई थी, उसका उन्होंने प्रस्ताव किया है। उनका यह कहना है कि विषय वस्तु, सामाजिक चेतना, ऐतिहासिक यथार्थबोध, वर्गों का संबंध और तनाव, आधुनिक आर्थिक चेतना, कलात्मक विन्यास, किसी भी दृष्टि से देखे न्यूटन की कहानी को कहानी न मानने का कोई कारण नहीं है। मतलब ये हिंदी की पहली कहानी सिद्ध होती है, ऐसा अजय तिवारी मानते हैं।
वे आगे कहते हैं कि वह प्रेमचंद युग की कहानियों से कला एवं संवेदन में बहुत पीछे है। प्रेमचंद के काल में जो कहानियां लिखी गई हैं उसमें जो कलात्मकता है, उसमें जो संवेदना है, उससे बहुत पीछे रहते, क्योंकि ये पहला प्रयास है। और ध्यान रखिए, पहला प्रयास थोड़ा सा कलात्मक दृष्टि से, संवेदना की दृष्टि से छोटा पड़ अवश्य जाता है, लेकिन फिर भी इसको हिंदी की पहली कहानी मानना चाहिए। लेकिन वो आगे कहते हैं कि रानी केतकी की कहानी जो इंशाल्लाह माशाल्लाह खान ने लिखी हुई थी, उसके बहुत आगे है वो। और रानी केतकी की कहानी के साथ साथ जो भी अन्य कहानियां लिखी गई, हिंदी की जो प्रथम कहानियां मानी जाती हैं, उनसे वह बहुत आगे है। जो 20वीं शती के पहले दशक में लिखी जा रही थी, उसके 3 दशक पूर्व ही रेवरेंड जे न्यूटन का जो प्रयास था वह ज्यादा महत्वपूर्ण था। इस प्रकार से डॉक्टर अजय तिवारी ने सिद्ध करने का प्रयास किया हुआ है। देखिए, आगे ये भी कहते हैं वे कि आरंभिक सफलता के रहने पर भी उसमें कहानी का आभास नहीं, अपितु कहानी का स्वरूप विद्यमान है। तो अजय तिवारी ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि 1871 में लिखी गई रेवरेंड जे न्यूटन द्वारा लिखी गई कहानी जमींदार का दृष्टांत ये हिंदी की पहली कहानी हो सकती है। पहली कहानी के संबंध में बहुत सारे विवाद हैं, उसमें न पड़ते हुए हम इसके विकास को देखेंगे। और ये हम कह सकते हैं कि जिन कहानियों के अब तक हमने नाम लिए, रानी केतकी की कहानी से लेकर के जमींदार का दृष्टांत तक की जो अन्य अन्य कहानियों के नाम हमने लिए, वो आरंभिक कहानियां हैं सारी मिलकर के। उसमें से किसी एक को श्रेय देना ठीक नहीं है। जिनमें हिंदी कहानी साहित्य के बीज अंकुरित होते हुए दिखाई देते हैं। बाद में देखिए कि सरस्वती नाम की पत्रिका, जिसका संपादन उस समय के बहुत बड़े विद्वान, हिंदी विद्वान पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी पोद्दार ने किया हुआ था, वो फिर इंदु नाम की एक पत्रिका थी। इन पत्रिकाओं की क्रोड में, मतलब गोद में कहानियां विकसित होती रही। इन पत्रिकाओं की गोद में कहानियां विकसित हो रही, मतलब जो आरंभिक कहानियां थी उसके बाद में उसमें प्रौढ़ता आती गई और कहानियां युवा बनती गई। सन 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसमें किशोरीलाल गोस्वामी, भगवान दास, रामचंद्र शुक्ल, गिरिजा दत्त वाजपेयी, बंग महिला उर्फ राजेंद्र बाला घोष, वृंदावन लाल वर्मा आदि की कहानियां प्रकाशित होती रही, जो जिससे विकसित कहानी का विकास होने लगा हिंदी के। सन 1909 में इंदु का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिसमें जयशंकर प्रसाद जी की कहानियां छपने लगी, जो भावात्मक कहानियां थी। इतना ही नहीं, प्रेमचंद जो पहले उर्दू में लिखा करते थे नवाब राय नाम से, नवाब राय इस नाम से प्रेमचंद पहले उर्दू में लिखा करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने भी उर्दू छोड़ करके हिंदी में लिखना आरंभ किया और उनकी भी प्रारंभिक कहानियां सरस्वती में प्रकाशित होने लग गई। वस्तुतः हिंदी कहानी का ठोस आरंभ जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद के द्वारा ही होता है। मतलब पहले जो प्रयास हुए हिंदी कहानी लिखने के, वो थोड़े से प्रारंभिक प्रयास थे, लेकिन जिसे हम एक युग प्रवर्तक समय कहें तो इसमें जयशंकर प्रसाद की कहानियां जो ग्राम में छपती थी और सरस्वती में छपने वाली प्रेमचंद की कहानियां, ये हिंदी के कहानी के युग में प्रारंभिक युग माना जा सकता है, शुरुआत का युग माना जा सकता है उनके आगमन से। और इसके पूर्व, मतलब प्रसाद और प्रेमचंद के पहले, प्रसाद और प्रेमचंद से पहले अगर सरस्वती में प्रकाशित जिन कहानीकारों की कहानियां प्रकाशित हो रही थी, उनमें से अधिकांश कुछ अन्य भाषाओं से अनुदित थी या कुछ निबंध जैसी विधाओं की छिटपुट रूप थी, इसलिए उनको उतना महत्व नहीं देना चाहिए। इसलिए ये मानना चाहिए कि हिंदी में कहानी का युग वो जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद ने ही शुरू किया। ये इस बात को यहाँ अधोरेखित डॉक्टर माधव सोनटक्के जी करते हैं, जो इस भूमिका के लेखक हैं। एक मिनट, बैटरी कम हो रही है, मैं थोड़ी सी दूसरी व्यवस्था करता हूँ। ठीक है, पावर बैंक जोड़ दो। तो देखिए कि जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद के आने से हिंदी कहानी का एक महत्वपूर्ण दौर शुरू हुआ और ये कहा जा सकता है कि
1900 से लेकर के 1912 तक का कालखंड हिंदी कहानी के जन्म की प्रक्रिया रही है और उसके बाद उसकी प्रतिष्ठा हुई, उसकी इज्जत बढ़ गई। सन 1912 से लेकर के 1918-19-20 के तक हिंदी की कहानी एक स्वतंत्र विधा के रूप में हमारे सामने प्राप्त होती है। इस दरमियान दो भिन्न शैलियों का प्रणयन और परिष्करण हुआ, मतलब दो अलग अलग प्रकार के लेखकों ने अलग अलग प्रकार को हिंदी कहानी को अलग शैली देने की कोशिश की है। प्रेमचंद पहले और दूसरे जयशंकर प्रसाद। प्रेमचंद की वास्तविक घटनाओं और समस्याओं को लेकर आदर्शवादी कहानियां, आदर्श की प्रतिष्ठा करने वाली कहानियां एक ओर छप रही थी, तो दूसरी ओर जयशंकर प्रसाद मनुष्य के भीतरी भावद्वंद्व को काव्यमयी भाषा में, अलंकृत भाषा में व्यक्त कर रहे थे। कुछ आलोचकों का कहना है कि इन दो कथारूपों के आधार पर हिंदी कहानी में जो नितांत दो विभिन्न प्रणालियां, दो स्कूल निर्माण हुए, एक को प्रेमचंद स्कूल कहा जाता है, दूसरे को प्रसाद स्कूल कहा जाता है। प्रेमचंद की परंपरा का निर्वहन करने वाले अनेक कहानीकार हुए, जैसे सुदर्शन, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, वृंदावन लाल वर्मा, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, ज्वालादत्त शर्मा, जहूर बख्श, उषा देवी मिश्रा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ये सारे प्रेमचंद स्कूल के लेखक हुए। और प्रसाद स्कूल के लेखक थोड़े से रूमानी दृष्टिकोण के थे, जो वास्तव को हटा करके मन के अंतर्द्वंद्व को प्रकट करते हैं। और यहाँ तुलनात्मक रूप में कहा जा सकता है कि प्रेमचंद की कहानियां श्रेष्ठ हैं या प्रसाद की कहानियां श्रेष्ठ। प्रेमचंद जी ने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, 300-350 के लगभग कहानियां लिखी हैं। प्रसाद जी ने 70 के लगभग कहानियां लिखी हैं। लेकिन अगर गुणात्मक दृष्टि से देखा जाए तो प्रसाद की कहानियां ज्यादा कलात्मक कसौटी पर ज्यादा अच्छी कहानियां सिद्ध होती हैं, और प्रेमचंद जी की भावात्मक दृष्टि से कहानियां अच्छी सिद्ध होती हैं। इसलिए दोनों की तुलना न करते हुए दोनों अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ हैं ऐसा मान करके उनका अनुगमन बहुत सारे लोगों ने किया। अभी हमने प्रेमचंद जी के परंपरा में आने वाले लेखकों की बात कही, जिनमें फिर से मैं उनके नाम लेता हूँ। सुदर्शन जी हैं, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक हैं, वृंदावन लाल वर्मा है, चतुर्सेन शास्त्री हैं, ज्वालादत्त शर्मा है, जहूर बख्श हैं, उषा देवी मिश्रा हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, ऐसे अनेक लोग हैं। परंतु प्रसाद जी की जो दृष्टि थी, जो थोड़ी सी रोमांटिक या रूमानी दृष्टिकोण के लेखक थे, और उनका अनुकरण करना भी बहुत कठिन है। इसलिए उनका अनुकरण करने वालों में बहुत कम लोग हैं, जिनमें विनोद शंकर व्यास हैं, चंडी प्रसाद हृदयेश हैं, राधा कृष्ण दास हैं, राधिका रमण प्रसाद सिंह हैं। ये कुछ चर्चित कहानीकार रहे। लेकिन प्रसाद जी की जो योग्यता थी, एक साहित्यकार के रूप में, एक तत्वचिंतक के रूप में, एक फिलोसोफर के रूप में, शायद उनकी बराबरी की कोई भी नहीं कर सकता था। मैं तो थोड़ा सा आगे जाकर कहूँ कि प्रेमचंद भी प्रसाद जी की बराबरी करने वाले लेखक नहीं थे। आगे चलते हैं। इन दोनों धाराओं से अलग भी कुछ लोग लिख रहे थे, जिनमें 3 नाम महत्वपूर्ण हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का नाम है, जैनेन्द्र जी का नाम है, और सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी का नाम है। उग्र अपनी विशिष्ट और बेबाक शैली के कारण चर्चित रहे। जैनेन्द्र अपने शिल्प के प्रति एक प्रकार की लापरवाही के लिए तथा अज्ञेय अपने शिल्प के प्रति अत्यधिक सचेतना के कारण चर्चित रहे। मतलब तीनों इसमें से, पांडे बेचन शर्मा उग्र हो, या फिर जैनेन्द्र जी हो, या अज्ञेय जी हो, इन तीनों ने भी अपनी ओर से प्रयास किए, लेकिन उनमें कुछ कमियां, कुछ अधिकता बातें अवश्य थी। उसके बाद थोड़ी सी जैनेन्द्र, अज्ञेय जी और इलाचंद्र जोशी जी, इन तीनों ने मिलाकर के कुछ मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, जिसको अंग्रेजी यानी पाश्चात्य बहुत बड़े मनोविश्लेषक जिनका नाम डॉक्टर सिगमंड फ्रॉयड है, तो सिगमंड फ्रॉयड के काल में उनसे प्रभावित होकर के कुछ मनोविश्लेषणवादी, कुछ मनोवैज्ञानिक कहानियां इन लोगों ने अवश्य लिखी हैं, जिनमें भगवती प्रसाद वाजपेयी, द्विजेंद्रनाथ मिश्र, राम प्रसाद घिल्डियाड़ पहाड़ी और इलाचंद्र जोशी जी दिखाई पड़ते हैं। इनमें से मनोविश्लेषक सिद्धांतों को कहानी का जामा पहनाने में इलाचंद्र जोशी जी ज्यादा सक्रिय रहे हैं। अब प्रगतिवादी दौर की अगर हम बात करें प्रेमचंद जी के उपरांत की, जिसको हम साहित्य राजनीति में मार्क्सवाद कहते हैं,
उसको हिंदी में मतलब साहित्यिक क्षेत्र में प्रगतिवाद कहते हैं, पुरोगामित्व। तो प्रगतिवादी दौर में प्रेमचंद की परवर्ती कथा दृष्टि का विकास देखा जा सकता है। इस समय दो प्रकार की कहानियां लिखी गई, एक मार्क्सवादी विचारधारा से प्रत्यक्ष प्रभावित कहानियां, और दो जो मार्क्सवाद से प्रत्यक्ष प्रभावित तो हैं लेकिन दिखाती नहीं, जो जीवन की यथार्थ से, मानव जीवन के यथार्थ का चित्रण करने वाली कहानियां, जो मार्क्सवादी विचारों को प्रत्यक्ष अपनाती नहीं परंतु जिसमें अप्रत्यक्ष मार्क्सवाद का थोड़ा बहुत प्रभाव हमें दिखाई दे सकता है। इन लोगों में पहले वर्ग में जो मार्क्सवादी हैं स्वयं चिंतक, उनमें यशपाल, रांगे राघव, राहुल सांकृत्यायन, अमृत राय आदि की कहानियां आती हैं। और जो मार्क्सवाद से थोड़े प्रभावित हैं लेकिन मार्क्सवादी नहीं हैं, ऐसे लोगों में उपेंद्र नाथ अश्क, अमृतलाल नागर, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, भगवती चरण वर्मा, विष्णु प्रभाकर आदि की कहानियां आ जाती हैं। तो देखिए कि ये दो प्रकार की कहानियां हमें मिलती है, एक मार्क्सवादी विचारों की कहानी और मार्क्सवाद से प्रभावित कहानियां। वस्तुतः हिंदी कहानी में रूपात्मक वैविध्य स्वातंत्र्योत्तर काल में बहुत अधिक आया। कहानी के रूप को लेकर के जितने प्रयोग स्वातंत्र्योत्तर काल में हुए उतने शायद पहले कभी नहीं और किसी भी भाषा की कहानियों में न हुए हों। छठे दशक के आरंभ में मतलब 1950 से 1960 के आसपास कहानी साहित्य, कहानी जो है विधा साहित्यिक चर्चा परिचर्चा के केंद्र में आ गई। और इस समय मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, फणीश्वरनाथ रेणु, मन्नू भंडारी, अमरकांत जैसे नई कहानी आंदोलक के रूप में हमारे सामने चर्चित रूप में आते हैं। मतलब जिनका मैंने नाम लिया, जैसे मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी हैं, निर्मल वर्मा है, फणीश्वरनाथ रेणु हैं, अमरकांत, ये नई कहानी आंदोलन के आंदोलक थे। सन 1950-60 के दौरान नई कहानी का आंदोलन अपने उफान पर था, अपने चरम सीमा पर था, अपने चरम पर था। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं जैसे कुछ पत्रिकाएं भी इस समय निकल रही थी, जैसे कहानी, कल्पना, धर्मयुग, ज्ञानोदय, निकष, लहर आदि ने भी समय समय पर आयोजित गोष्ठियों में नई कहानी की गति को और भी अधिक गति प्रदान की। नई कहानी के बाद आलोचक आंदोलनों की बाढ़ सी आ गई, जिन आंदोलनों में अकहानी आंदोलन, सचेतन कहानी आंदोलन, साठोत्तरी कहानी आंदोलन, 65 कहानी आंदोलन, सहज कहानी आंदोलन, असहज कहानी आंदोलन, अभी अनेक सारे आंदोलन आ गए, जिसमें कई स्थापित और नवोदित रचनाकारों ने, कथाकारों ने कथा साहित्य को एक वैविध्य प्रदान करने की कोशिश की, एक अलग अलग पद्धति से देखने की कोशिश की। जैसे अकहानी आंदोलन में रविंद्र कालिया, दुधनाथ सिंह, महिप सिंह, ममता कालिया, बलदेव वंशी, ये अकहानी आंदोलन के लोग थे। और समांतर कहानी आंदोलन में कमलेश्वर, सेरा यात्री, कामतानाथ, जितेंद्र भाटिया, सुधा अरोड़ा, मिथिलेश्वर, आशीष सिन्हा, भीष्म साहनी। सक्रिय कहानी आंदोलन में फणीश्वरनाथ रेणु, बाबा नागार्जुन, राकेश वत्स, धीरेन्द्र अस्थाना, अब्दुल बिस्मिल्लाह। जनवादी साठोत्तरी कहानी आंदोलन में काशीनाथ सिंह, दशरथ मिश्र, गिरिराज किशोर, हिमांशु जोशी, मधुकर सिंह, राकेश वत्स आदि के नाम आते हैं। तो देखिए कि हिंदी में जो साठोत्तरी मतलब 1950-60 के बाद का जो कहानी का आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें अलग अलग पद्धति की कहानियां रचनी जाने लगी और अलग अलग लोग उसमें शामिल होने लगे। 20वीं सदी के अंतिम दशक में मतलब 1990 के आसपास की बात, और 21वीं सदी का प्रथम दशक था, मतलब 2000 से लेकर के 2010 तक का जो कालावधि, ये 20 वर्षों का कालावधि, मतलब 1990 से लेकर के 2010 का ये जो 20 वर्षों का कालावधि है, उसमें साहित्य के क्षेत्र में अलग अलग विमर्श का बोलबाला हुआ। अलग अलग पद्धति के आंदोलनों की जगह विचार विमर्श आ गए। इन विचार विमर्शों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले 3 चीजें थी। वैश्वीकरण, जिसको हम जागतिकीकरण कहते हैं, दूसरा है निजीकरण, जिसको हम खासगीकरण कहते हैं, और तीसरा है उदात्तीकरण, जिसको हम उदारीकरण कहते हैं। ये और उसके साथ साथ एक अन्य संकल्पना आ गई जिसको हम कहते हैं बाजारीकरण का दौर आरंभ हुआ और एक नई सभ्यता का निर्माण हुआ। अन्य विधाओं की भांति कहानी साहित्य ने भी इस नई चुनौती को स्वीकार कर लिया
मतलब ये सारे विमर्श इसमें दिखाई पड़ने लगे। और उत्तर आधुनिक समाज में स्त्रीवादी विमर्श, दलितवादी विमर्श, आदिवासीवादी विमर्श, अल्पसंख्याकवादी विमर्श की कहानियां लिखी जाने लगी। स्त्रीवादी कहानीकारों में कृष्णा सोबती, उषा प्रियमवदा, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, राजी सेठ, सूर्यबाला लाल, नासिरा शर्मा, मालती जोशी, शशि प्रभा शास्त्री, नमिता सिंह, मैत्रेयी पुष्पा जैसी अनेक महिला कहानीकार आ गई, सक्रिय रही। और दलित कहानीकारों में जैसे देखिए कि दलित साहित्य का आरंभ वैसे महाराष्ट्र में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के आंदोलन के उनके अनुयायियों के आंदोलन के रूप में सामने आया, लेकिन ये हिंदी में बहुत ज्यादा रीति से फैल गया, जिसके दलित लेखकों में ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिष राय, सूरजपाल चौहान, रमणिका गुप्त, कालीचरण प्रेमी, रतन वर्मा, भवानी सिंह, कर्मशील भारती, मुद्रा राक्षस आदि चर्चित कथाकार हमारे सामने आते हैं। तो देखिए कि 1990 से लेकर के 2010 तक का जो 20 वर्षों का कालावधि है, इसमें स्त्रीवादी विमर्श और दलितवादी विमर्श हमारे सामने आता है। इनमें कुछ आदिवासी विमर्श की भी कहानियां लिखी गई, लेकिन जो बहुत कम प्रमाण में है। कुछ अल्पसंख्यक विमर्श, खास करके मुस्लिम विमर्श, पारसी विमर्श, या यूं कहें एक और महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक कम्युनिटी हमारे में है, वो एंग्लो इंडियन, उन पर भी लिखा गया, लेकिन बहुत कम लिखा गया। कुल मिलाकर के हिंदी कहानी आज अपनी विविधता और समग्रता के में विकास और प्रौढ़ता के शिखर पर पहुंच चुकी हैं। प्रस्तुत संकलन में हिंदी कहानी के 100 से भी अधिक वर्षों की सुदीर्घ परंपरा को, यात्रा को आधिकारिक या प्रातिनिधिक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के पाठ्य समिति ने, हिंदी पाठ्य समिति के सहयोग से यह संकलित संपादित किया है, और ऐसा डॉक्टर माधव सोनटके जी ने कहा है। और इसमें जो 12 कहानियां आपके पाठ्यक्रम में लगी हैं, हालांकि मैंने इस पर पहले वीडियो भी बनाया है पाठ्यक्रम पर, तो ये 12 कहानियां कौन सी हैं उस पर एक नजर, सरसरी नजर डाल करके आज की तासिका आरंभ करते हैं, समाप्त करते हैं। पहली है कहानी जमींदार का दृष्टांत, जो रेवरेंड जे न्यूटन ने लिखी हुई है। दूसरी कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, जो माधवराव सप्रे जी ने लिखी हुई है। तीसरी कहानी है उसने कहा था, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखी हुई है। चौथी कहानी है नैराश्य, जो प्रेमचंद ने लिखी हुई है। पांचवी कहानी है पुरस्कार, जो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी हुई है। छठी कहानी है नारंगियां, जो सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन उर्फ अजय जी ने लिखी हुई है। सातवीं कहानी है वह सांप, जो जैनेन्द्र जी ने लिखी हुई है। आठवीं कहानी है परमात्मा का कुत्ता, जो मोहन राकेश जी ने लिखी हुई है। नौवीं कहानी है ठेस, जो फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखी हुई है। उसके उपरांत फैसला एक कहानी है, 10वीं कहानी, जो मैत्रेयी पुष्पा ने लिखी हुई है। 11वीं कहानी साहब फिर कब आएंगे माँ, यह दामोदर खड़से जी ने लिखी हुई, एक मराठी व्यक्ति ने लिखी हुई हिंदी कहानी है। और एक दलित कहानी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, दलितवादी कहानी या दलित विमर्श युक्त कहानी है, सपना नाम की कहानी, जो 12वीं कहानी है, जिसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। मुझे अभी द्वितीय वर्ष की तासिका में भी जाना है, इसलिए 1-2 मिनट पहले हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। हम फिर कल की तासिका में आपके सम्मुख हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंदी, जय नागरी, धन्यवाद।